हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पोलियोमाइलिटिस। ये जो डिज़ीज़ है जिसको हम पोलियो के नाम से भी जानते हैं, पोलियोमाइलिटिस, इसे हम जनरली पोलियो के नाम से भी जानते हैं या इसे हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। इसे पहले इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहा जाता था। ये जो पोलियोमाइलिटिस है या पोलियो जो डिज़ीज़ है ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंडर में आता है। जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसमें पोलियो का नाम है। मतलब पोलियो जो है एक इंटेस्टाइन से में होने वाला इन्फेक्शन है। तो ये क्या होता है? तो इट इज़ अ एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट बट मे अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है? एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमन के एलिमेंट्री ट्रैक्ट, मतलब जो हमारा जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यहाँ पर होता है ये इन्फेक्शन। लेकिन ये पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, ब्लड में पहुंचता है और फिर धीरे से ये ब्रेन में पहुंच जाता है। तो जैसे ही ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है तो वहाँ पर जाकर ये इसे अफेक्ट करता है। तो इन्फेक्शन कहाँ पर हुआ? मेनली स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये एंटर किया हमारे गट में, वहाँ पर उसने मल्टीप्लाई हुआ और फिर ब्लड के साथ साथ वो ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुँच गया? सीएनएस में पहुँच गया। सीएनएस में पहुँचकर वहाँ पर इस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स हैं ये इनको डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होने लगता है। अब जो पैरालिसिस है ये बहुत जगह पर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है लेग्स आर मोर अफेक्टेड देन आर्म्स। आर्म्स के कंपैरिजन में लेग्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो नर्व जो डैमेज हो रहे हैं, जो कि पैरों को जा रहे हैं, तो वो नर्व बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं जिससे पैरों में रिस्पॉन्स कम हो जाता है। तो इस तरीके से पोलियो जो वायरस है ये वायरस जीआईटी के थ्रू एंटर करता है, लेकिन ये अफेक्ट कर रहा है सीएनएस को। रिकवरी पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कितना रिकवरी होगा या नहीं होगा? अगर किसी को एक बार पोलियो हो गया तो क्या ये रिकवर हो जाएगा या नहीं होगा? तो अगर इन्फेक्शन हुआ है और बहुत ही स्लाइटली डैमेज हुआ है नर्व्स का, तब यहाँ पर कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन अगर उसने कम्प्लीटली डैमेज कर दिया है नर्व्स को, तब यहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाता है। इफ नर्व सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग आर अफेक्टेड, अगर नर्व सेल्स जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर इस वायरस ने उसको अफेक्ट कर दिया तो ब्रीदिंग बंद भी हो सकती है। इट कैन स्टॉप ब्रीदिंग, तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर ब्रीदिंग स्लो हो गया है या ब्रीदिंग जो है वो स्टॉप हो रहा है तो हमें किसी तरह की मैकेनिकल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। अगर ये नर्व सेल्स जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर को या हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, उस नर्व सेल को डैमेज किया है इस पोलियो वायरस ने, तब ये किसी भी एज के पर्सन में हो सकता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से कम हैं, ये सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं कि इनमें पोलियो का जो संक्रमण है या इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी होगा। फीमेल चाइल्ड के कंपैरिजन में मेल चाइल्ड्स जो होते हैं ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं पोलियो वायरस से, 3 टाइम्स मोर अफेक्टेड होते हैं देन फीमेल्स। इसके लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? तो इसके लिए जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरल डिजीज़ है, तो एक वायरस है जो कि फिल्ट्रेबल वायरस है और इसे हम पोलियो वायरस के नाम से जानते हैं। तो इस फिल्ट्रेबल वायरस जो कि पोलियो वायरस है, इसके 3 टाइप्स अवेलेबल हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिनमें से जो टाइप 1 है ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पोलियो एपिडेमिक्स के लिए। सबसे ज़्यादा पोलियो केस जो होते हैं वो इस टाइप 1 वायरस की वजह से होते हैं। तो इसके लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? पोलियो वायरस। मोड ऑफ स्प्रेड, ये फैल कैसे रहा है, किस तरीके से ये फैलता है? तो ये सब कहाँ पाया जाता है? जो पेशेंट जिनको वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है उनके नेजोफेरेंजियल सेक्रेशन में, उनके फेसेस में एंड यूरिन में ये प्रेजेंट होता है। जो फीकल कैरियर हैं वो मोर डेंजरस होते हैं देन द नेजोफेरेंजियल कैरियर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फीकल में प्रेजेंट है वायरस, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मतलब जो फीकल कैरियर्स हैं, जैसे कि फ्लाइस हैं, वो फीकल पे बैठते हैं और उसके बाद फिर फूड को कंटामिनेट करते हैं। तो यहाँ पर वायरस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपैरिजन टू नेजोफेरेंजियल सेक्रेशन। तो इस तरीके से ये जो ज़्यादा कंटामिनेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? फीकल कैरियर की वजह से हो रहा है। फूड जो कंटामिनेट हो रहे हैं और ये इन्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं।
तो रूट क्या है, किस मोड से रूट इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए जो रूट है वो क्या है, फीकल ओरल रूट, मतलब हम जो खा रहे हैं या हमारे जो फिंगर से हैंड जो है या फिर जो भी चीज़ हम आर्टिकल्स छू रहे हैं, अगर वो किसी तरह से भी इस वायरस से कंटामिनेटेड है तो वो हमारे गट में चला जाता है। किस रूट से, ओरल रूट से। तो कौन सा रूट है, फीकल ओरल रूट के थ्रू ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, अगर हमारे फिंगर्स कंटामिनेटेड हैं तो हमारे फिंगर से चले गए। अगर हमने हैंड प्रॉपरली वॉश नहीं किया है और हमारा वायरस जो है उसमें लगा रह गया, तो वो वायरस जब हम अपने टच करेंगे अपने माउथ को तो उसके साथ वो गट में चला जाएगा। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, अगर हमने ऐसा फूड लिया है, मिल्क लिया है, मतलब कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क, फूड एंड अदर आर्टिकल्स, कोई भी ऐसा वाटर, मिल्क, फूड जो कि प्रॉपरली ठीक नहीं है, फिल्टर नहीं किया गया है और वो कंटामिनेटेड है इस वायरस से, और इस तरह के फूड प्रोडक्ट को या फिर कोई ऐसा आर्टिकल जिसको हमने टच किया है या जो हमारे माउथ के कांटेक्ट में आ रहा है, उनके थ्रू भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। यहाँ पे फ्लाइज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़े कैरियर हैं ये भी, क्योंकि ये जो हैं वो किसी भी वेस्ट मटेरियल पे बैठते रहते हैं और वहाँ से फिर वो वायरस को लेकर फूड पे बैठ रहे हैं तो वो फूड में चला गया। तो इस तरीके से फ्लाइज जो है वो एक कैरियर बन जाते हैं जो इस वायरस को कैरी कर रहे हैं, और इनकी वजह से भी ट्रांसमिशन हो रहा है इस वायरस का। ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अगर वायरस फेरिंग्स को अफेक्ट किया है, जो पोलियो के वायरस से अगर उसने फेरिंग्स को अफेक्ट किया है, तब ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब जब स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, तब उसमें जो ड्रॉपलेट बनते हैं उन ड्रॉपलेट के से भी ये स्प्रेड हो सकते हैं। अगर बहुत क्लोज पर्सनल कांटेक्ट है तो भी ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये इसका मोड हुआ। नेजोफेरेंजियल सेक्रेशन में है, फेसेस में है और यूरिन में है। कौन से रूट से हो रहा है, तो फीकल ओरल रूट से हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, तो अगर हमने हाथों को प्रॉपरली वॉश नहीं किया है, अगर हमने कंटामिनेटेड वाटर लिया है, मिल्क, फूड या फिर दूसरे आर्टिकल्स। फ्लाइज जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कैरियर बन जाते हैं जो कि वायरस को जो इन्फेक्टेड फीसेस है वहाँ से कैरी करके और ऐसे जगह पर लाते हैं जो कि अभी तक कंटामिनेटेड नहीं था, जैसे कि वाटर पे बैठ रहे हैं, मिल्क पे, फूड पे, तो वो उनको कंटामिनेट कर रहे हैं। अगर फेरिंग्स इन्फेक्टेड हो रहा है, फेरिक्स अफेक्टेड हो रहा है इस वायरस से, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी ये फैलेंगे, स्प्रेड होंगे, और अगर बहुत क्लोज पर्सनल कांटेक्ट है तो उसके जरिए भी ये स्प्रेड होंगे। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो जनरली 7 to 21 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया तब वहाँ पर उसने अपने नंबर को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। तो जिस दिन से वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया है और जब उसका सिम्टम दिखेगा, मतलब वायरस के नंबर्स अब इतने बढ़ गए हैं कि वो हमारी बॉडी में उसके प्रभाव दिखने लग गए, उसके सिम्टम्स दिखने लग गए, तो वो समय जो होता है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 7 to 21 डेज़ का होगा, या फिर 3 to 35 डेज़ का भी इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स, तो 70 से 90% केसेस जो होते हैं इनमें कोई भी सिम्टम्स हमको नज़र नहीं आता है। जो 8% केसेस होते हैं उसमें बहुत ही माइल्ड इलनेस रहता है, और केवल 1 to 2% केसेस ही ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें मेजर इलनेस आता है और यहाँ पर CNS अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आता है। इसके प्री पैरालाइटिक सिम्टम्स क्या क्या हैं, मतलब पैरालिसिस क्रिएट करने से पहले उसके हमको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, हाई फीवर, हेडेक, चिलनेस, डायरिया, वोमिटिंग एंड पेन इन द बॉडी एक के, ये जो इसके सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। ये अभी यहाँ पर किसी तरह का पैरालिसिस नहीं हुआ है, लेकिन जो भी चिल्ड्रेन अफेक्ट हुआ है इस वायरस से, इन्फेक्टेड हुआ है, उसमें बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, हेडेक है, चिलनेस है, डायरिया है, वोमिटिंग है और पेन है। आफ्टर प्री पैरालाइटिक स्टेज, इस प्री पैरालाइटिक स्टेज के बाद 2 से 3 दिन में रिकवरी होने लगता है। इसके बाद फिर पैरालाइटिक स्टेज स्टार्ट होता है। इस प्री पैरालाइटिक सिम्टम जब हमको दिखाई देने लगा उसके 2-3 दिन बाद वो ठीक होता नज़र आता है, और उसके बाद फिर पैरालाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाता है। जब पैरालाइटिक स्टेज स्टार्ट हुआ तब क्या क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ स्पाइन फॉरवर्ड प्रोड्यूसिंग पेन।
अब यहाँ पर जो स्पाइन है, मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो वर्टिब्रा है, वो बेंड होने लगता है, मुड़ने लग जाता है आगे की तरफ, और उसकी वजह से पेन होता है। लिम्स सीम टू बी लूज, लिम्स जो हैं, जो पैर हैं, हाथ है, वो बहुत लूज से लगने लगते हैं। फुट ड्रॉप्स, मतलब वो ठीक से पैरों को रख नहीं पाते हैं और उनके नर्व काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पैर पूरे टाइट से रखाते नहीं हैं और वो गिरने लगते हैं। फुट ड्रॉप। फेशियल पैरालिसिस बहुत कम होता है, लेकिन फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। जो फेस है, यहाँ पे भी हमको पैरालिसिस देखने को मिलता है। स्क्विंटिंग ऑफ आइज, यहाँ पे जो आइज़ है वहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है कि आइज़ जो हैं वो थोड़े से तिरछे से हो रहे हैं। इफ़ मसल्स ऑफ लैरिंग्स एंड फेरिंग्स आर अफेक्टेड, अगर जो मसल्स हैं लैरिंग्स और फेरिंग्स का, अगर ये अफेक्ट कर गया, उस वायरस ने इनको अफेक्ट कर दिया, तब ये फेटल हो जाता है। इसकी वजह से पर्सन का जो डेथ भी हो सकता है। तो ये जो पैरालिसिस था वो कैसा होता है, फ्लैसिड टाइप का होता है। मतलब यहाँ पर जो हाथ या पैर जहाँ पर भी पैरालिसिस हुआ बहुत शिथिल से हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो फ्लैसिड टाइप के होते हैं। और ग्रेट वेरिएशन हमको देखने को मिलता है इनके डिग्री एंड रेंज में, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितने डिग्री का पैरालिसिस होगा। तो ये इसके सिम्टम्स थे, प्री पैरालिटिक सिम्टम और आफ्टर प्री पैरालिटिक सिम्टम या फिर पोस्ट पैरालिटिक सिम्टम। ये इस तरह के हमको देखने को मिलते हैं। स्पाइन बेंड हो रहा है, स्लिम्स जो हो रहे हैं लूज हो रहे हैं, फुट ड्रॉप कर रहा है, फेशियल पैरालिसिस हो रहा है, और जो भी ऑर्गन जो है, जो भी हमारा हाथ लिम्स हैं, वो अगर पैरालाइज्ड हुए हैं तो वो फ्लैसिड टाइप के हैं, मतलब बहुत ही लूज हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। और हर पर्सन में इसका अलग अलग डिग्री और रेंज देखने को मिलता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं इसका प्रिवेंशन, हम इसको कैसे रोकेंगे, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। OPV के नाम से इसको हम जानते हैं, और ये 7 टाइप का होता है। इट इज़ लाइव एटेनुएटेड लिक्विड वैक्सीन। ये कैसा होता है, इसमें जो पोलियो के वायरस हैं वो लाइव कंडीशन में होते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन उनका पावर बहुत कम है, तो एटेनुएटेड कंडीशन में है और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इस वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जो OPV है इसका 3 डोज दिया जाता है, 2-2 बूंद इसके दिए जाते हैं तीनों टाइम्स, तीनों ड्रॉप में। तो फर्स्ट जो डोज दे रहे हैं वो हम 1.5 मंथ में दे रहे हैं, फिर सेकेंड डोज जो दे रहे हैं हम 2.5 मंथ में दे रहे हैं, फिर थर्ड डोज जो दे रहे हैं 3.5 मंथ्स में दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसके 3 डोज दे रहे हैं, जिसमें कितना पोलियो वैक्सीन जो है वो कितना दे रहे हैं, 2 ड्रॉप्स दे रहे हैं। इसके बाद इसका 1 बूस्टर डोज देते हैं हम एट द एज ऑफ 18 to 24 मंथ्स, और फिर सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है 5 ईयर्स एट द एज। कौन से एज पर हम दे रहे हैं, 5 ईयर्स के एज पर इसका सेकेंड डोज बूस्टर डोज दे रहे हैं। प्रिकॉशंस, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमको रखने चाहिए, तो वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू एनी चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग एंड फीवर। ऐसा कोई भी बच्चा जिसको डायरिया से परेशान है, वो उसको डिसेंट्री हो रही हो, वोमिटिंग या फीवर, उनको हमको वैक्सीन नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें पहले से ही वो वायरस एंटर कर गया हो। सेकेंड, अगर हमने वैक्सीनेशन करवाया है तो उस वैक्सीनेशन के आधे घंटे तक हमको उस बच्चे को कोई भी हॉट फ्लूइड्स नहीं देना है, मिल्क या फिर कोई भी हॉट फ्लूइड नहीं देना है आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के कम से कम आधा घंटे तक हम बच्चे को कोई भी हॉट फ्लूइड्स नहीं देंगे, और वैक्सीन को प्रॉपर टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे, जो कितना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम इसे प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर पाते हैं तो जो वैक्सीन है उसका पावर कम हो जाएगा और इनएक्टिवेशन क्रिएट होगा। अदर प्रिवेंटिव मेजर्स, और क्या क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए, तो जो भी पर्सन है जिसको पोलियो का इन्फेक्शन है उसे आइसोलेट करके रखना चाहिए ताकि दूसरों में ट्रांसफ़र ना हो। जो उसके फेसेस हैं, यूरिन है या अदर डिस्चार्जेस है पेशेंट के, उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि जो फेसेस हैं उनमें 4 हफ्तों तक ये वायरस जिंदा रह सकते हैं और कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शन फैला सकें। इंश्योर कर लेना चाहिए सेफ़ एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, कि जो हम वाटर ले रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं है, प्रॉपर या बॉयल करके पिए तो ज़्यादा अच्छा है। सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, बिल्कुल अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए सॉलिड वेस्ट का। फ्लाइज शुड बी डिस्ट्रॉयड, अपने घरों से जितना हो सके फ्लाइज को दूर रखें। अवॉइड ओवर क्राउडिंग प्लेसेस, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट, अगर किसी को पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए कोई खास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए,
गुड नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना चाहिए, फोमेंटेशन कराना चाहिए एंड मसाज करते रहना चाहिए। मसाज बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो लिम्स जो है वो नरम पड़ गए हैं, वो धीरे धीरे उनको आराम मिलता है और हल्का फुल्का उनमें असर आता है, वो ठीक होते हैं। ग्रेडेड फिजियोथेरेपी भी मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, तो ऐसे पेशेंट को ग्रेडेड फिजियोथेरेपी भी हम देते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ पोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।